नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बीते 2 दिन से मानसून की बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन इलाकों में अलग अलग हादसों में अब तक 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई। हिमाचल के कुल्लू, मनाली और मंडी में कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हुई। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा बह चुका है। हिमाचल में भारी बारिश से अब तक 700 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं। 3 नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक रोकना पड़ा। यहां पर बिजली का संकट भी खड़ा हो गया है। करीब 1800 बिजली ट्रांसफार्मर्स ठप पड़ गए हैं। राज्य में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। कई तरह की तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका जताई है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन जमकर बारिश होने वाली है। इस पूरे इलाके पर मानसून के अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है, जिसके कारण भारी बारिश यहां हो रही है और इस वजह से ऊपरी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये मंडी जिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल्लू, चंबा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। भारी बारिश से हिमाचल के मंडी शहर में व्यास नदी पर बना लोहे का पुराना पुल गिर गया है। शाम तक पंचवक्त्र मंदिर के ठीक बगल में बने इस लोहे के पुल तक व्यास नदी का पानी पहुंच गया था। फिलहाल ये आप तस्वीरें अलग अलग जिलों की देखिए। मंडी, कुल्लू, मनाली, चंबा, कांगड़ा सब जगह पर ऐसे ही हालात हैं। हमीरपुर और बिलासपुर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही शिमला से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नदी और नाले उफान पर हैं। वहां पर भारी तबाही हुई है। कई पुल ढह गए हैं, पुराने पुल गिर गए हैं, मंदिरों में पानी घुस गया है, घरों में पानी है और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। पूरे उत्तर भारत में इसी तरह के हालात हैं। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर पहाड़ी इलाके प्रभावित हुए हैं, जहां पर पुराने पुल ढह गए हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो भारी बारिश से हिमाचल के मंडी शहर में व्यास नदी पर बना लोहे का पुराना पुल गिर गया। शाम तक पंचवक्त्र मंदिर के ठीक बगल में बने इस लोहे के पुल तक व्यास नदी का पानी पहुंच गया था। रात घिरने पर यह पुल देखते ही देखते गिर गया और व्यास नदी में बह गया। यह पुल व्यास नदी और सुकेती खड्ड के संगम के ठीक पहले बना हुआ था। यहाँ प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर भी व्यास नदी में आधे से ज्यादा डूब चुका है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ही व्यास नदी पर बना एक और पुल बह गया है। तस्वीरें आप देखिए। व्यास नदी पर लोहे से बना ये औट बंजर पुल था। नदी के भारी उफान में देखते ही देखते ये बह गया। कुछ तस्वीरें कुल्लू के कसोल इलाके से भी सामने आई, जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। नदी में कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नदी नाले उफान पर हैं और आसपास जो भी गाड़ियां थी उन्हें भी अपने साथ बहा ले गए हैं। खिलौनों की तरह इन नदियों में ये गाड़ियां बहती हुई नजर आई। कुल्लू में जब व्यास नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग वहां पर फंस गए। 5 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे किसी तरह बचाया है। यहां घरों के अंदर पानी घुस चुका है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। और अगली तस्वीर भी कुल्लू से ही सामने आई है। यहाँ पर मणिकर्ण गुरुद्वारे में भी पानी घुस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्वती नदी का बहाव कितना तेज है। गुरुद्वारे के अंदर तक ये पार्वती नदी का पानी घुस गया।
इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बारिश हुई। इसके चलते शिमला कालका रूट पर सभी ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों से दूर रहें। राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। एनसीआर में बीते 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई जगह सड़क, अंडरपास और रिहायशी इलाकों में जल जमाव हो गया, जिससे ट्रैफिक और लोगों का आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि आज मौसम साफ जरूर है, हल्की धूप भी खिली हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एहतियातन आज सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी है। इसके अलावा नोएडा, गुरुग्राम के स्कूल आज बंद हैं। गाजियाबाद, फरीदाबाद के स्कूलों को एहतियातन 2 दिन के लिए बंद किया गया है, क्योंकि लगातार कुछ इस तरह की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, जहां पर जल भराव हुआ है। शुक्रवार से दिल्ली में बारिश का जो आलम है, उसने पूरे दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। कभी धीमी तो कभी मूसलाधार बारिश ने दिल्ली में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब हैं। खास तौर पर फ्लाईओवर जहां खत्म होते हैं, वहां तो पानी इतना जमा हो गया है कि गाड़ियों के पूरे पहिए पानी में डूबे नजर आते हैं। लाजपत नगर के पास श्रीनिवासपुरी में बगल के एक नाले का पूरा पानी कॉलोनी में आ गया, वो भी इतना तेज कि घरों में तो घुसा ही आसपास के ऑटो तक को बहा ले गया। दिल्ली सरकार की गढ़ी गांव में बने स्कूल की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कई बाइक और साइकिलें मलबे में दब गईं। अब इस मलबे को हटाने का काम जारी है। यहाँ के स्थानीय पार्षद राजपाल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजपाल जी, ये बाउंड्री वॉल कब गिरी और किस तरह से ये पूरी घटना हुई? कल 11:30 बजे बारिश के समय में ये बाउंड्री वॉल पूरी गिर गई और इसका ये बताना मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, मात्र 4 महीने पहले स्कूल बना है। इसका अभी 4 महीने पहले उद्घाटन हुआ है। हमारे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का ये मॉडल बनाया हमारी शिक्षा मंत्री ने, और उन्हीं की ये विधानसभा है, और ये उनके माध्यम से बनाए हुए 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ स्कूल है, जो पुरानी बाउंड्री के ऊपर ही नया चेप करके और ये टाइल लगा करके इसको नया स्वरूप देने का काम किया। चारों डिपार्टमेंट, आप एमसीडी कहिए, पीडब्ल्यूडी कहिए या सिंचाई बोर्ड कहिए, ये सब अरविंद केजरीवाल के पास है। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी कि उनको समय से रहते नाले साफ कराने चाहिए थे, नालियाँ साफ करानी चाहिए थी, जो नहीं हुई, और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। कल पूरी दिल्ली डूबी हुई थी और आज भी बारिश में जहाँ देखे पानी भरा हुआ, और आप खुद भी कह रहे हैं दिल्ली में जल भराव है। अरविंद केजरीवाल का मुंह क्यों बंद है, क्यों नहीं बोलते अब दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस का हाल देख लीजिए, पानी से लबालब है। इससे सटे मिंटो ब्रिज को शनिवार को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां जमे हुए पानी में करंट फैल गया था। ये पहाड़गंज को अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। पानी भरने के कारण दिल्ली की प्रगति मैदान टनल को भी काफी देर के लिए बंद करना पड़ा था। तो ये दिल्ली के तमाम जगहों पर ऐसा हाल है। आप देखें कि सड़क किनारे अभी भी पानी भरा हुआ है और जो टनल है उसके अंदर भी पानी भर गया है। हालांकि जो मेन टनल है उसको खोल दिया गया है, लेकिन जो अंडरपास हैं या जो यू टर्न है वहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है और इस पानी को निकाला जा रहा है। आप देखें कि जो टनल का पानी है वो यहाँ पर आ रहा है, टनल का जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से पाइपलाइन को डालकर इस पानी को निकाला जा रहा है। तो ये दिल्ली की अलग अलग इलाकों का हाल है जहाँ पर इस तरह से पानी भर गया है। ये टनल जो है कुछ महीने पहले बनी है, उसके बावजूद यहाँ पर भी पानी भर रहा है। तो आवश्यकता बहुत बड़ी है, बहुत ज़रूरी है इस समय कि फ़ौरन ड्रेन्स को साफ़ किया जाए। ड्रेन चौक पड़ी हुई हैं और जो ड्रेन्स हैं उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी का अभी हमें जाके सारी ड्रेन्स जो हैं जहाँ जहाँ पानी लग रहा है वहाँ पर देखना पड़ेगा, और मुझको एकदम 100% के मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि ये पानी का रुकना, ड्रेन्स जो हैं वो चोक्ड हैं। आईटीओ में भी बारिश के चलते पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम रहा। दिल्ली के करोल बाग में दीवार ढहने से एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि मोती नगर में 2 लोग घायल हो गए।
हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली के सभी विधायक, मंत्री और संबंधित अधिकारी रविवार को सड़कों पर रहे ताकि हालात को काबू करने में मदद कर सकें। ये 40 साल का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में दिल्ली में टूटा है। तो जो भी स्वाभाविक बात है कि जो भी तैयारी होती है मॉनसून के हिसाब से, वो पिछले 5-7 साल में क्या वेदर पैटर्न रहा है उसके हिसाब से रही है। दिल्ली में पिछले 5-7 साल में मैक्सिमम बारिश तकरीबन 100 mm की रही है, जिसकी तैयारी हमने दिल्ली भर में करी हुई थी। अब 150 mm बारिश की भी तैयारी हम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में 11 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 155 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में हो रही जबरदस्त बारिश के चलते रोहिणी के सेक्टर 23-24 की रेड लाइट के बीच सड़क धंस गई। रोहिणी में 20 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी सड़क धंसने से ये गड्ढा बना है। 2 दिन पहले दिल्ली के ही जनकपुरी में भी एक सड़क धंस गई थी, जिससे गड्ढा बन गया था। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई जबरदस्त हिंसा के बाद अब आज कुछ जिलों में फिर से मतदान हो रहा है। पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना में एक बार फिर से मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। कुछ जगह पर बारिश के बावजूद लोग मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। यहां पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आ जाएंगे। आपको बता दें कि 8 जुलाई को मतदान जब हुआ तो कूच बिहार, 24 परगना समेत कई जिलों में पोलिंग बूथ पर बवाल हुआ था। कई जगह बैलेट बॉक्स के साथ तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन इलाकों में दोबारा से मतदान कराने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के मतदान हुए। 7 जुलाई से ही यहां के कई जिलों में हिंसा की वारदातें हुई, जिनमें 14 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। अब हिंसा की इन वारदातों में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा बल हिंसा को रोकने में नाकाम रहे, जिसके कारण उसके कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई। तो बीजेपी ममता सरकार पर पलटवार कर रही है। मतदान के एक दिन बाद भी बंगाल में पंचायत चुनाव से जुड़ी हिंसा जारी रही। उत्तर दिनाजपुर में गाड़ियों को आग लगा दी गई, बसों में तोड़फोड़ हुई। रविवार को भी यहां चुनाव के दौरान हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। मुर्शिदाबाद में रविवार को एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों पर हमला हुआ। हजरतपुर जिले के कदमा इलाके में भी पंचायत चुनाव के बाद हिंसा हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यहां मौके पर पहुंचे। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा असामान्य नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को इस हिंसा में 14 लोगों की मौत हुई। गंभीर रूप से घायल कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। आरोप है कि मुर्शिदाबाद के लालगोला में सीपीएम के एक समर्थक ने जब बूथ पर कब्जे का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। रोशन अली को लाठियों से पीटा गया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसके रिश्तेदारों का कहना है कि कांग्रेस और तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उससे पीटा। वो वोट डालने गए थे। कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने उन्हें पीटा, उन्हें लाठियों से मारा। वो गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उत्तर दिनाजपुर में भी देसी बमों से हमले और मार पिटाई में कुछ लोगों की जान चली गई। मैं पास ही खड़ा था, तभी मैंने देखा कि एक बम उनके सिर पर लगा। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं ये नहीं देख पाया कि बम कहां से फेंका गया। इस आदमी का आरोप है कि उसके पिता, जो गोल पोखर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी भी हत्या कर दी गई।
जब वो एक लड़ाई में बीच बचाव के लिए पहुंचे। 2 लोग लड़ रहे थे। मेरे पिता बीच बचाव करने गए, उन्हें बूथ के बाहर मारा गया। वो तृणमूल कांग्रेस से थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें मारा। कांग्रेस कार्यकर्ता लियाकत शेख पर भी देसी बम से हमला किया गया। वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी रविवार को उसके परिवार से मिले और तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाया। चुनाव के बाद भी हिंसा जारी है, क्योंकि दीदी को मुर्शिदाबाद से डर लग रहा है। उन्हें लगता है कि मुर्शिदाबाद उनकी पकड़ से बाहर जा रहा है, इसलिए उन्होंने लोगों को बहकाने या लुभाने की कोशिश की। जब सब कोशिश नाकाम हो गई तो आखिरी हथियार बम और आतंक थे। ऊपर से पुलिस और तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमले किए। यह पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से करवाया गया है ताकि हिंसा और आतंक का माहौल हो। ये पश्चिम बंगाल के पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश है। 2003 और 2008 के पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई थी, लोगों का भी दिमाग बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या बंगाल के लोग ये स्वीकार करेंगे? हिंसा और आतंकवाद का ये माहौल पहले से बनाया गया। वो 2003 और 2008 की बुरी यादों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बंगाल के लोग इसे स्वीकार करेंगे? 4 दल साथ आ गए हैं और राज्यपाल उनके अभिभावक बन गए हैं। जिस तरह से इस हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई है, वैसा कभी नहीं हुआ, वैसा कोई सोच नहीं सकता। पंचायत चुनाव में हिंसा का मामला इस हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट में आने की संभावना है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और कोर्ट के आदेशों के बावजूद राज्य में पंचायत चुनाव में जिस पैमाने पर हिंसा हुई, उससे ये साबित होता है कि बंगाल चुनावी हिंसा से अब भी दूर नहीं हो पाया है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, 4 जुलाई को मामले में पहली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। 6 जुलाई को सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। फिर केजरीवाल सरकार ने, आपको बता दें, 30 जून को ही कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। इस याचिका में ये कहा गया है कि केंद्र की ओर से लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। भारत फ्रांस से और भी रफाल लड़ाकू विमान खरीद सकता है। प्रधानमंत्री के इस महीने फ्रांस के दौरे से पहले ये उम्मीद भी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय नौसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं, जिन्हें नौसेना के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जा सकता है। वायुसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमान के सौदे को लेकर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंत में खारिज कर दिया। 14 जुलाई को फ्रांस की सालाना बेस्टिल डे परेड के लिए भारत से 4 रफाल विमान भी उड़ेंगे। पीएम मोदी इस साल इस परेड के लिए मुख्य अतिथि होंगे। अगर रफाल लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना में शामिल होता है तो इससे नौसेना की युद्ध क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। रफाल M दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है, जिन्हें अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस किया जा सकता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान नौसेना के लिए ऐसे 26 से 30 विमानों की खरीद का समझौता हो सकता है। अगर अरबों की लागत से रफाल M विमान खरीदा जाता है तो उन्हें मुख्य रूप से भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ये देश में ही बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और रूस में बना INS विक्रमादित्य। इन दोनों पर ही MiG-29 के लड़ाकू विमान तैनात हैं।
लेकिन इन विमानों को लेकर कुछ सवाल लगातार उठते रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक MiG-29K की सर्विसेबिलिटी 15.93% से लेकर 37.63% तक है। यानी एक ही समय में इतने विमान एक साथ किसी मिशन के तहत उड़ाए जा सकते हैं, जबकि 2 सीटों वाले MiG-29 KUB की सर्विसेबिलिटी बेहतर है, 21.30% से लेकर 47.14% तक। रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़ाकू विमानों में डिजाइन की भी गंभीर खामियां पाई गई हैं, जो सुरक्षित उड़ान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। रूस में बने MiG-29K की इन खामियों के मद्देनजर भारत ने अमेरिका में बने बोइंग F/A-18 EF हॉर्नेट और रफाल लड़ाकू विमान दोनों का अध्ययन किया, जिसमें रफाल लड़ाकू विमान बेहतर पाया गया। लेकिन आम चुनाव से 1 साल पहले रफाल की खरीद फिर राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। 2019 के चुनावों से पहले कांग्रेस ने रफाल लड़ाकू विमान खरीद में घोटाले के आरोप को मुद्दा बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके खारिज होने के बाद यह मुद्दा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रफाल की खरीद के फैसले, कीमत और भारतीय पार्टनर के चुनाव, तीनों ही मुद्दों पर सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद अब सरकार नौसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमान की खरीद की ओर बढ़ती दिख रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समुद्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के मद्देनजर भारतीय नौसेना के लिए ऐसे लड़ाकू विमानों की खरीद और भी अहम हो गई है। उम्मीद है रफाल M इस दिशा में अहम साबित होगा। विष्णु शोम की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर भस्म आरती की गई। करीब 1 घंटे तक चली भस्म आरती में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस साल 8 सोमवार के साथ सावन का ये महीना 2 महीने तक चलेगा। आज सावन का पहला सोमवार है। देश के हर शिवालय में बाबा के भक्त अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और वाराणसी, बनारस की बात करें, बनारस तो बाबा भोले की नगरी ही है। यहाँ की तो छटा ही निराली है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए बाबा काशी विश्वनाथ में अपनी श्रद्धा का जल अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लाइन लगी हुई है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, केसरिया पहने हुए हैं, ये कांवरिया लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से आए हैं। और यहाँ पर ये जल चढ़ा के जल जलाने आए हैं। क्या करने आए पूरा बताइए। जल चढ़ाने। और क्या क्या बम बोले का नारा हाँ जी लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? आप तो नहीं लगा रहे हैं। बोल बोल एकदम जोश। आप देख रहे हैं कि ये जोश में भरे हुए हैं। आप हैदराबाद से सिर्फ बाबा का दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये हैदराबाद से आए हैं। इस तरह का लगातार ये जो है पूरा एक हुजूम है जो कि बाबा के दर्शन करने। बनारस जो है बाबा भोले की नगरी है, तो इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और आपको बता दें कि इस बार जो सावन है वो अधिक मास होने के चलते 8 महीने का है, माने कि 8 सोमवार पड़ेंगे, यानी कि 2 महीने का है। इसलिए पूरे इस 2 महीने में बनारस यानी काशी का हाल यही रहने वाला है। हर तरफ बाबा भोले का बम बम बोल का नारा गुंजायमान रहेगा और हर तरफ केसरिया वस्त्र पहने हुए लोग आते जाते रहेंगे। और ये भीड़ का आलम ये है कि जैसे जैसे ये भीड़ थोड़ा समय बढ़ेगा, ये भीड़ लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए, आप भी आप कहाँ से आए हैं? आंध्रा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से बाबा का दर्शन करने के लिए आए। दर्शन के लिए
देखिए 3 बजे के लाइन में है, 3 बजे बताइए, देखिए ये 3 बजे से बाबा का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा को लेकर लोगों के मन में कितनी अपार श्रद्धा है। ये लोग 3 बजे से कोई आया है, कोई 2 बजे से, रात से ही लाइन लग जाती है इसमें दर्शन करने वालों की। और जो हमने अपने आप में बताया कि ये 8 सोमवार इस बार पड़ेंगे और इन पूरे 8 सोमवार में बनारस का, काशी का यही हाल रहने वाला है। हर तरफ बम भोले का शोर रहेगा, उद्घोष रहेगा और हर तरफ केसरिया रहेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।